सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे लिखा है भारत की प्रतिरक्षा, यानी कि ये एक अहम मुद्दा होता है हर देश के लिए, जिसके द्वारा हम अपने देश में शांति कायम करते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रमुख सेनाओं के बारे में और इनकी जो भी कमानें हैं इसके बारे में, और इनको जो कमान को जो संभालने वाले प्रमुख अधिकारी होते हैं उनके बारे में हम पता करेंगे, याद करेंगे और जानेंगे। देखते हैं, जैसे दिया गया है कि भारत की प्रतिरक्षा, तो भारत की जो रक्षा है यानी कि देश की जो सेना का दायित्व है, इसको हम समझेंगे। जैसे इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए उस व्यक्ति के लिए, ज़रूरी है जो व्यक्ति आर्मी की तैयारी करता है, और इस आर्मी की तैयारी में जो पेपर्स होते हैं इनमें इस टॉपिक की अहम भूमिका है, क्योंकि आर्मी के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो आइए हम जानते हैं भारतीय सेना के बारे में। लिखा गया है कि भारत की रक्षा का दायित्व किसके पास है, यानी कि देश की रक्षा का दायित्व किसके पास होता है, तो सेना के पास होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत की सुरक्षा का दायित्व भारतीय सेना के पास, भारतीय सेना पर है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार कि जो सेना होती है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो प्रेसिडेंट, जो भी देश का प्रेसिडेंट होगा वो होगा सर्वोच्च सेनापति। तो आइए तीसरे पॉइंट पे जानते हैं, देश की रक्षा का समस्त कार्य किसके हाथ में होता है, तो देश की रक्षा का जो समस्त कार्य है वो कैबिनेट मंत्री जो होती है, जो सरकार में केंद्रीय मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री मंडल, तो ये इनके कार्यों को संपन्न करती है। तो आप समझ लीजिए देश की रक्षा का जो समस्त कार्य की देखरेख जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन होती है। तो अब चौथा पॉइंट समझेंगे कि देश का रक्षा मंत्री, जो देश का रक्षा मंत्री इस समय श्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये क्या है, देश का रक्षा मंत्री भारतीय सेना के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, भारतीय सेना के प्रति, भारतीय सेना के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, हमारा देश का केंद्रीय रक्षा मंत्री। देश की सेना के लिए जो 4 पॉइंट आपके सामने बताए गए हैं बेहद इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आइए अब हम जानते हैं भारतीय सेना के बारे में। तो भारतीय सेना आप लोग समझते हो, आप लोग तो जानते ही होंगे कि सेना 3 भागों में डिवाइड की गई है। एक तो हो गया थल सेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। दूसरा हो गया वायुसेना, यानी जिसको बोलते हैं एयरफोर्स। और जल सेना, इसको हम बोलते हैं नेवी या फिर नौसेना भी बोलते हैं। तो अब हम आगे आते हैं थल सेना के बारे में, जानते हैं कि थल सेना की कितनी कमानें हैं, थल सेना की जो मुख्यालय है और जो भी इनके पदाधिकारी हैं किस हिसाब से वर्क करते हैं, देश की रक्षा के लिए किस हिसाब से काम करते हैं। तो थल सेना के बारे में, इसको इंग्लिश में हम आर्मी बोलते हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं प्रमुख पद की बात करें तो प्रमुख पद इसमें होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि जनरल, तो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब आते हैं इसकी कमान की अगर बात करें, कमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय थल सेना की कितनी कमानें हैं। तो भारतीय थल सेना की कमान कितनी है, 6। आप सामने देख सकते हैं 6 कमान है, 6 कमानें हैं। अब आते हैं कि 6 कमान आखिर है कौन कौन सी, इनको भी जानना जरूरी होता है। जिस हिसाब से रेलवे में जोन डिवाइड किए गए हैं उसी हिसाब से इसमें भी इनके जोन समझ लीजिए, कमान होती हैं जोन टाइप से। जैसे पूर्वी कमान अगर थल सेना की बात करें तो कहाँ है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल का ये सबसे पुराना शहर है, और इसमें भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी की पूर्वी कमान स्थित है। अब दूसरा देखते हैं पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान क्या है, पूर्व के बाद आएगा पश्चिम, और पश्चिमी कमान जो है चांदी मंदिर शिमला, कहाँ है, चांदी मंदिर शिमला। अब आते हैं उत्तरी कमान। उत्तरी कमान क्या है, ऊधमपुर, कहाँ है, ऊधमपुर। दक्षिणी कमान कहाँ है, दक्षिणी कमान पुणे में है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ये पुणे जो है, पुणे में
स्थित है। OTA भी यही है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग एकेडमी है, वो भी पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो भी पुणे में स्थित है। तो आइए देखते हैं मध्यवर्ती कमान, यानी भारतीय थल सेना की मध्यवर्ती कमान की बात करें तो वो होगी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब आते हैं दक्षिण पश्चिम कमान। अगर दक्षिण पश्चिम कमान पूछी जाए तो कहाँ होगी? जयपुर में। ये कहाँ है? राजस्थान। तो आप लोग समझ गए होंगे भारतीय थल सेना के बारे में, इसके मुख्यालय के बारे में, और इनके मुख्य प्रमुख जो पद है उसको क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इनकी जो 6 कमानें हैं पूरे भारत में कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में आप जान गए होंगे। अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के जनरल ऑफिसर होते हैं कमांडिंग इन चीफ। कौन होते हैं? कमांडिंग इन चीफ। कमांडिंग चीफ। ये जो अधिकारी होते हैं इन कमानों को देखते हैं, यानी कि कमांडिंग इन चीफ जो अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के, वो जनरल ऑफिसर इन कमानों को संभालते हैं। अलग अलग कमान है और अलग अलग ये कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर इन कमानों को देखते हैं। अब आते हैं प्रत्येक कमान जो है वो क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिसको कौन देखता है? जिसकी जिम्मेदारी होती है मेजर जनरल और ब्रिगेडियर की। किसकी होती है? मेजर जनरल और ब्रिगेडियर की। तो आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भारतीय थल सेना के बारे में, हम इनके अधिकारियों के बारे में जानते हैं कि जो थल सेना आर्मी है, आर्मी में जो पद होते हैं उनके अनुसार इनके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, फिर हो गया मेजर जनरल, फिर हो गया ब्रिगेडियर, फिर हो गया कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। तो ये पदों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे मुख्य पद हैं जिनमें सेना का कार्यभार संभाला जाता है। और अब हम जानेंगे वायुसेना के बारे में, जिसको बोलते हैं एयरफोर्स। देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब आते हैं प्रमुख एयर चीफ मार्शल। अगर इसके प्रमुख पद की बात करें, वायुसेना के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? प्रमुख अधिकारी एयर चीफ मार्शल का पद होता है। प्रमुख पद की बात करें तो कौन सा होगा प्रमुख पद? एयर चीफ मार्शल। और एयर चीफ मार्शल होता है, लेकिन इनकी सहायता के लिए 5 अन्य अधिकारी भी लगाए जाते हैं। इनकी सहायता के लिए कितने अधिकारी लगाए जाते हैं? 5 अधिकारी लगाए जाते हैं। अगर कमान की बात करें तो देश में इसकी कमानें कितनी है? 7। कितनी है? 7 कमानें हैं। कितनी कमानें हैं? 7 कमानें, जिसमें से 5 कमानें जो हैं लड़ाकू होती हैं और 2 कमान हेल्प के लिए होती हैं, सहायता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुल 5 + 2 7 हो गया, तो 7 कमानें हैं। अब आइए देखते हैं इन कमानों के जो ये कमानें कहाँ कहाँ स्थित हैं देश भर में। तो इसको देखेंगे, जैसे पूर्वी कमान कहाँ हो गए? शिलांग में हो गए। पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? शिलांग में। अब आते हैं पश्चिमी कमान की तरफ। तो पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत की राजधानी में पश्चिमी कमान वायुसेना की स्थित है। अब आगे देखते हैं केंद्रीय कमान, यानी कि केंद्रीय कमान कहाँ है? प्रयागराज में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है प्रयागराज। इसको हम तीर्थराज भी बोलते हैं, प्रयागराज। तो आइए संगम नगरी। आइए देखते हैं दक्षिणी कमान। अगर दक्षिणी कमान की बात करें तो ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। कौन सी कमान है? दक्षिणी कमान। तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल में स्थित है। अब आते हैं दक्षिण पश्चिमी कमान। तो दक्षिण पश्चिमी कमान वायुसेना की अगर बात करें तो हो जाएगी गुजरात। कहाँ होगी? गुजरात, गांधीनगर गुजरात। अब आते हैं ट्रेनिंग कमान की। तो जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट होता है एयरफोर्स में, वो उसको बेंगलुरु में ट्रेनिंग कराई जाती है। यानी कि ट्रेनिंग कमान की अगर बात करें तो ट्रेनिंग कमान कहाँ होगी? बेंगलुरु में। अब आगे देखते हैं मेंटेनेंस कमान, यानी कि जो भी वायुयान होते हैं, जो भी जेट होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए कमान कौन सी है? नागपुर, महाराष्ट्र। तो आप इन 7 कमान को समझ चुके होंगे।
7 कमानों को जाने होंगे कि दक्षिणी कमान कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। पूर्वी कमान कहाँ है, शिलांग में। पश्चिमी कमान कहाँ है, नई दिल्ली में। और ट्रेनिंग कमान कहाँ है, बेंगलुरु में। दक्षिण पश्चिमी कमान कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। और मेंटेनेंस कमान कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। अब आते हैं इनके पदों के बारे में देखते हैं। जैसे एयरफोर्स में जो भी पद हैं, इस अभी पिछले हमने थल सेना में जो पद बताए थे, 9 पद बताए थे, उसी हिसाब से इसमें भी पद होते हैं। तो आप देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल, पहला मुख्य पद कौन सा है, एयर चीफ मार्शल। उसके नीचे एयर मार्शल, फिर उसके नीचे आएगा एयर वाइस मार्शल। तो इस हिसाब से 3 हो गए। और अब आते हैं एयर कमांडोर। एयर कमांडोर किसमें है, एयर फोर्स में, ये ऊपर से चौथा मुख्य पद है। अब देखते हैं ग्रुप कैप्टन, फिर आते हैं विंग कमांडर, फिर आते हैं स्क्वाड लीडर, आप समझ रहे होंगे। और आगे आते हैं इसके नीचे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कौन होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। अब आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर। तो आप समझ सकते हैं, अगर पदों में बात की जाए तो सबसे छोटा पद फ्लाइंग ऑफिसर का होगा और सबसे बड़ा पद एयर चीफ मार्शल का होगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि आर्मी में भी 9 पद थे और इसमें भी 9 पद होंगे। तो हम इनकी संख्या इसलिए लिखा रहे हैं ताकि पदों की संख्या भी आपको याद होगी, साथ में कंपेयर भी आता है। जैसे जनरल की बात करें तो वायुसेना के किस अधिकारी रैंक की जो पोस्ट है उससे मैच करता है, तो एयर चीफ मार्शल से मैच करेगा। इस हिसाब से अगर हम जल सेना की भी बात करेंगे तो जल सेना में एडमिरल होता है, तो एडमिरल, एयर चीफ मार्शल और जनरल, ये तीनों एक रेंज में आते हैं। इनकी एक रैंक होती है क्योंकि ये प्रमुख पद होते हैं। तो इस हिसाब से इनकी हम आगे लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। अब चलते हैं जल सेना के बारे में, जिसको हम नेवी बोलते हैं और नौसेना भी बोलते हैं। तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, और प्रमुख पद की बात करें तो हो जाएगा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। क्या हो जाएगा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो इस पद के हेल्प के लिए 4 ऑफिसर्स अलग से लगाए जाते हैं। अब आते हैं कमानों की अगर बात करें तो जल सेना यानी नौसेना की जो कमान है वो 3 कमानें हैं। और इसमें देखते हैं पहली कमान जो है पूर्वी कमान, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। दूसरी कमान कौन सी है, पश्चिमी कमान, जो कि मुंबई में स्थित है। और तीसरी कमान जो है दक्षिणी कमान, तो ये हो जाएगी कोच्चि केरल में। तो आप समझ सकते हैं इसमें 3 कमान हैं। अब आते हैं प्रत्येक कमान यानी कि 3 कमानें हैं, तो प्रत्येक कमान का जो अधिकारी होता है वो वाइस एडमिरल, ये जो सेकंड स्टेप है, वाइस एडमिरल के स्तर का कमांडिंग इन चीफ होता है। कौन होता है, कमांडिंग इन चीफ। तो कमांडिंग इन चीफ हो जाएगा, कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं, कमांडर इन चीफ। तो ये वाइस एडमिरल के अधिकारी होते हैं जो कि इनकी कमानों को संभालते हैं अलग अलग। अब आते हैं, जैसे इसमें बताया और भी दूसरी बात बताई गई कि इनको हम क्या बोलते हैं, बेड़ा, प्रमुख बेड़ा, जैसे ये बोलते हैं बेड़ा, यानी कि जहाज जहाँ रुकते हैं उसको बेड़ा बोलते हैं। तो ये जो कमान है इसको हम बेड़ा बोलते हैं। और जो एक पूर्वी बेड़ा हो गया, पश्चिमी हो गया और दक्षिणी हो गया, तो प्रमुख 2 बेड़े हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो 2 बड़े बेड़े पूर्वी और पश्चिमी हैं, और जिनको वाइस रियर एडमिरल जो है इस स्तर का अधिकारी देख रेख करता है। अब देखते हैं, इसमें हो जाएगा 1947 में 800 ऑफिसर और 6000 नाविक थे। और इसके साथ में इस जल सेना के बारे में आपको विभिन्न पहलू ज्ञात हुए। अब आते हैं इनके प्रमुख पदों के बारे में। पद क्या होते हैं, पद हैं कि जैसे एडमिरल हो गया, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमांडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। तो इस हिसाब से ये प्रमुख पद हैं जिनके द्वारा जल सेना को संचालित किया जाता है। और देश की जो जल से घिरी एरिया है उसको हम बेहतरीन तरीके से रक्षा करते हैं, हमारी ये सेना रक्षा करती है। अब हम जानते हैं इनके जो सेना के जो प्रमुख पद हैं इनके बारे में, और इनकी कंपेयर करेंगे कौन किसके बराबर में है। देखते हैं, जैसे थल सेना यानी कि आर्मी, इसमें प्रमुख पद क्या होता है, जनरल, दूसरा होता है लेफ्टिनेंट जनरल,
तीसरा होता है मेजर जनरल, चौथा ब्रिगेडियर, पाँचवा कर्नल और छठा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है मेजर जनरल, उसके बाद में कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। तो इस हिसाब से हम प्रमुख पदों के बारे में पता किया। अब आते हैं वायुसेना अर्थात एयर फोर्स के बारे में पता करते हैं। जैसे प्रमुख पद हो गया एयर चीफ मार्शल, उसके बाद में एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिर फ्लाइंग ऑफिसर। तो अब आगे आते हैं जल सेना यानी कि नौसेना के बारे में, नेवी के बारे में देखते हैं। इनके मुख्य जो पद हैं, प्रमुख पद हो गया एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक, अब आते हैं वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर कमांडोर, अब आते हैं कैप्टन, फिर आता है कमांडर और फिर आता है लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। इस हिसाब से हम जो भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग हैं और उनके अंदर जो प्रमुख पद हैं इनके बारे में जाना समझा। और अब आगे देखते हैं जो हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न एजेंसियां हैं जो कि अपने अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार समाज की, देश की आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा करती हैं और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं, शांति स्थापित करती हैं। में समझते हैं जैसे संगठन इधर लिखा गया है, फिर हो गया है स्थापना और उसके बाद में मुख्यालय। तो इनके नीचे जो लिखे गए हैं वो प्रमुख एजेंसियां हैं जिनके द्वारा देश की सुरक्षा की जाती है। जैसे हो गया असम राइफल। असम राइफल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में की गई। किस समय की गई? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग, मेघालय में। तो आप समझ सकते हैं। और ये सबसे प्राचीनतम प्रमुख एजेंसियों में से एक है और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं और इसे पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहते हैं। इसमें कितनी बटालियन है? करीब 46 के करीब बटालियन कार्य कर रही हैं। अब आते हैं सीआरपीएफ की बात करें, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1939 यानी कि 1939 में की गई और इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो नई दिल्ली में बनाया गया। 1949 से पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहते थे। क्या कहते थे? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अब आते हैं होमगार्ड, HG। इसकी स्थापना 1946 में की गई। विभिन्न राज्यों में इसकी स्थापना होती है। आपने पुलिस बल के साथ में देखा होगा होमगार्ड सैनिक होते हैं जो कि उनकी हेल्प के लिए लगे हुए होते हैं। अब आगे आते हैं NCC। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। सन पूछा जाए तो 1948 में। 1948 में NCC की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो युवक युवतियां हैं देश में, उनके अंदर राष्ट्र की भावना भरना और देश सेवा में एकता और अनुशासन के साथ कार्य करवाना और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो NCC का आदर्श वाक्य है एकता व अनुशासन। क्या है? एकता व अनुशासन। अब आगे आते हैं TA यानी कि प्रादेशिक सेना। तो ये हो जाएगी 1949 में इसकी स्थापना हुई और ये विभिन्न राज्यों में इसके मुख्यालय होते हैं। अब आगे आते हैं ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसका जो आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो इसका जो कार्य होता है, जो हिमालयी क्षेत्र है और जो बीहड़ एरिया है उसमें रक्षा करना। और जो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो गया था उसके बाद में इसका गठन किया गया और जिससे जो एरिया है हिमालय के किनारे यानी कि चीन देश के जो अरुणाचल से इधर, जम्मू के इधर, तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो इस हिसाब से हम नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं इसका
इसका उद्देश्य किस साइड की सेवा के लिए किया गया है। अब आते हैं एसएसबी की बात करें तो ये भी 1965 में गृह मंत्रालय द्वारा ये बनाई गई, जैसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो। इसको 2003 से पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो कहते थे, और जो कि मंत्रालय के जो भी प्रशासनिक काम है उनमें अपना योगदान देती है। अब देखते हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में की गई और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आते हैं सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो सीआईएसएफ क्या है, इसकी स्थापना 1969 में की गई, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के जो भी औद्योगिक एरिया है, गवर्नमेंटेड एनटीपीसी वगैरह, इनकी रक्षा हेतु एयरपोर्ट आदि जो भी हैं, जो भी सरकारी इमारतें हैं उनकी रक्षा हेतु, उद्योगों की रक्षा हेतु इसका गठन किया गया। कोस्ट गार्ड क्या है, ये एक जल सैनिक बोल सकते हैं इसको। तो एक जल सेना का जो सैनिक होता है अर्थात कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 में की गई। अब आते हैं एनएसजी की जो स्थापना है वो 1984 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये क्या है, ये दो भागों में डिवाइड होती है, एसएजी और एसआरजी। तो एसआरजी में जो भी राज्य स्तरीय पुलिस है इसके अधिकारी लोग सम्मिलित होते हैं, और एनएसजी का एक भाग है, एनएसजी का जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, इसको हम कैट भी बोलते हैं। इनके सैनिकों क्या बोलते हैं, कैट, CAT कैट। ठीक, तो 1984 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। अब आते हैं SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रक्षा हेतु और उनके परिवारों की रक्षा हेतु इसको जिम्मेदारी दी गई है। ये 1988 में इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है, रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी स्थापना 1992 में की गई, जो कि इसका जो मुख्यालय बोले तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका कार्य की अगर बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं या किसी प्रकार की अशांति भंग करने वाले कुछ अराजक तत्व समाज में उपद्रव मचाते हैं, उसमें यह तुरंत एक्शन लेती है RAF और तुरंत ही माहौल को शांत करती है। अब आते हैं स्टेट पुलिस। तो आप लोग जानते हैं सभी राज्यों के अपने मुख्यालय हैं इसके, और उस हिसाब से ये पुलिस समाज में शांति कायम रखती है। तो आप लोगों ने प्रमुख एजेंसियों की स्थापना और मुख्यालयों के बारे में जाना, और अब हम जानते हैं भारतीय सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और जहां से एक महान सैनिक बनके और अधिकारी बनके निकलता है, जो कि देश के विभिन्न भागों में अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करता है। और देखते हैं पहला जो संस्थान आपके समक्ष लिखा गया है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये कहाँ स्थित है, देहरादून में। दूसरा है OTA कहाँ स्थित है, चेन्नई में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक, अब देखते हैं हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ है, गुलमर्ग में। बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान है देश की सेनाओं के लिए, इसके लिए आप बिल्कुल बेहतरीन ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। अब आते हैं आर्मी वार कॉलेज, ये कहाँ स्थित है, मऊ में। इन्फेंट्री स्कूल, ये भी मऊ में स्थित है, और जूनियर लीडर विंग, ये भी मऊ में स्थित है। आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ डिफेंस, ये कहाँ स्थित है, ये है सिकंदराबाद में। और DSC ये कहाँ है, वेलिंगटन में। कहाँ है DSC, वेलिंगटन में। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ स्थित है, खड़गवासला में। अब आते हैं आयर्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल, कहाँ है, अहमदनगर, महाराष्ट्र। देखते हैं MCTI, तो ये मऊ में स्थित है। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ है, मऊ में स्थित है। इस हिसाब से यहाँ पे लिखा था DSC यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ है, वेलिंगटन में। अब आगे चलते हैं
काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम में है। जूनियर लीडर्स एकेडमी बरेली और रामगढ़ में स्थापित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में स्थित है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी ये देवली में स्थित है। और आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में है। कहाँ है? गोपालपुर में, गोपालपुर। अब आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। रिमाउंट एंड वेटरनरी, छोटी की मात्रा, वेटरनरी कोर सेंटर एंड स्कूल ये मेरठ में स्थित है। आर्मी सप्लाई कोर एंड कॉलेज ये है बेंगलुरु में स्थित है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में स्थित है। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये कहाँ है? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आर्मी कॉलेज के लिए है। आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग कॉलेज ये पंचमढ़ी में स्थित है। आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग कॉलेज पंचमढ़ी में स्थित है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर, मिलिट्री पुलिस सेंटर ये कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। अब आगे देखते हैं आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग ये पुणे में स्थित है। और आगरा में जो सेंटर दिया है आर्मी बोर्न ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ये पुणे में स्थित है, इंटीग्रेशन सेंटर। अब आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ ये है कैंपटनी, कैंपटनी में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ। अब आते हैं इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में स्थित है। आर्मी कैडेट कॉलेज भी देहरादून में है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात करें तो ये है नई दिल्ली में। अब आते हैं आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ये पुणे में भी स्थित है, पुणे में ही स्थित है। और इंडियन नेवल एकेडमी ये कोच्चि केरल में। और एयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कोयम्बटूर कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं मिलिट्री स्कूल की बात करें तो ये अजमेर में, बेंगलुरु में, बेलगाम में, चैल धौलपुर में स्थित है। तो भारतीय सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में हमने समझा। और जो भारतीय सेना है वो कितने भागों में है? 3 भागों में डिवाइड है, जल थल वायु। और उनके जो कमान हैं, उनके जो प्रमुख पद हैं, उनके बारे में भी हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। का फ़र्ज़ बनता है कि इस जो भी मेरे द्वारा आप सीखे हैं, समझा है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये शिक्षा की सेवा जन जन पहुँचे और हमारा भारत एक साक्षर भारत, संपन्न भारत बने और भारत विश्वगुरु के पद पर आसीन हो। इस हिसाब से हम सबकी इच्छा है और इच्छा पूर्ण भी होनी चाहिए। एग्ज़ाम शहर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। भारतीय सेना है और भारतीय सेना में जो डिवाइडेशन किया गया है उसमें जो उसके मोटो और लोगो हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि किस सेना का या पैरामिलिट्री फोर्स का या फिर जो आर्म्ड फोर्स है इसमें क्या क्या इसके साइन होते हैं। तो पहले हम समझेंगे अशोक का चिन्ह, अशोक का, अरे अशोक चिन्ह लिख लो, अशोक चिन्ह, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा जो अशोक का साइन होता है वो एक राजकीय साइन है और राजकीय चिन्ह है जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे सामने, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है और जिसमें शेर होते हैं, हाथी होता है, हॉर्स होता है और बुल होता है। तो आप लोग फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो शेर है वो चारों तरफ होता है लेकिन सामने से देखने पर 3 शेर दिखाई देते हैं। उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है और एक तरफ बुल है यानी कि सांड है और दूसरी तरफ हॉर्स है। तो इस चिन्ह को अशोक चिन्ह कहते हैं और ये भारत का मुख्य चिन्ह यानी कि राजकीय चिन्ह बनाया गया। लाइन, लाइन क्या प्रदर्शित करता है? पावर और करेज यानी कि शक्ति और साहस को। एलिफेंट स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूती को प्रदर्शित करता है और जो हॉर्स है वो स्पीड को, चाल को प्रदर्शित करता है और बुल क्या है? वो पावर को यानी शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये जो राजकीय चिन्ह माना गया अशोक चिन्ह। और इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं कि सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया और इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। और जो चक्र दिया गया है प्रगति
प्रगतिशील होने का, यानी कि लगातार बढ़ते रहने, समय के साथ में लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बताया गया है। तो बताता है। अब आपने इसके बारे में समझा और अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो भी अलग अलग है, जैसे बीएसएफ हो गया, इधर देख लेते हैं, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर कोस्ट गार्ड हो गया, जो भी हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एनएसजी, तो इनके जो लोगो होते हैं उनमें इस राजकीय चिन्ह को प्रस्तुत किया जाता है और साथ में जो डिज़ाइन दी जाती है वो इसके डिपार्टमेंट के बारे में प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो जो भारतीय सेना है ये हो गया आर्म्ड फोर्स, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड आती है। और ये हो गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स, तो इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एनएसजी, इस टाइप से अलग अलग ये आते हैं। अब देखते हैं जैसे आर्मी का जो लोगो है आपको दिख रहा है सामने, और जो मोटो की बात करें तो मोटो में लिखा गया है स्वयं से पहले सेवा। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हर युवा के पास में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि जो भी सेना की भर्ती देख रहा है वो अवश्य इसको समझे, पढ़े, याद करे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और परीक्षा पास करें। अब देखते हैं एयरफोर्स। इसमें होता है इसके लोगों में, इसके लोगों को भी आप देख रहे हैं, और मोटो की बात हो गई। ये क्या है? मोटो। तो ये जो मोटो है इनमें स्वयं से पहले सेवा, ये आर्मी के लिए हो गया, थल सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए हो गया नभा स्पर्शम दीप्तम, नभा स्पर्शम दीप्तम। अब आते हैं नेवी के लिए। तो नेवी में क्या है? सम नो वरुणः, सम नो वरुणः, सम नो वरुणः। अब आते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड में क्या? वयम रक्षमः। क्या है? वयम रक्षमः, स्वयं नो वरुणा, ये हो गया इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड का वयम रक्षमा। बीएसएफ में अब आते हैं पैरामिलिट्री, जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या होगा? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब आते हैं सीआईएसएफ, संरक्षण और सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा। अब आते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के लिए सेवा और निष्ठा, इसके लिए क्या होगा? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। अब आते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी का जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। यानी कि इन सबको अपने जीवन में उतारने से एक व्यक्ति जो है दृढ़ता के साथ में, कर्मनिष्ठता के साथ में आगे बढ़ता है। असम राइफल्स, ये है, इसको कहा गया है पूर्वोत्तर का पहरेदार। क्या कहा गया? पूर्वोत्तर का पहरेदार। अब आते हैं एसएसबी। एसएसबी के लिए अगर हम मोटो की बात करें तो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये मतलब सर्विस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सर्विस, सिक्योरिटी एंड चाइल्ड ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। अब आते हैं एनएसजी, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी, इसके नाम से ही लगता है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अब आते हैं आईबी पे। आईबी पे इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसमें होता है जागृतम अहर्निशम, जागृतम अहर्निशम। अब हम बात करेंगे पुलिस बल के बारे में, क्योंकि अपने अपना प्रदेश है और उसमें अपनी पुलिस बल होता है। तो उसमें जैसे दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो होता है शांति, सेवा और न्याय। तो दिल्ली पुलिस का अगर मोटो की बात करें शांति, सेवा और न्याय। और यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें हो जाएगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या होगा? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, संकल्प हमारा। तो ये कुछ आपके सामने हमने जो मोटो और लोगो जो हैं वो प्रस्तुत किए। हमें उम्मीद है कि इनसे प्रश्न अवश्य आएगा। जो भी सेना भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। और वीडियो का समापन इन दो लाइनों के साथ में करना चाहूँगा। चीर कर बहा दे लहू दुश्मन के सीने का, यही है परिभाषा फौजी होकर जीने का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।